जी अस्सलाम वालेकुम। हमारी जो रिवीजन क्लास लास्ट हो रही है उसका बी पार्ट स्टार्ट करते हैं। अभी हमने लास्ट जो लेक्चर हमारा ख़त्म हुआ था उसमें रेलेवेंट कॉज को बड़ी डिटेल में हमने उसके कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क को दोबारा देखा। ये जो ग्रेड है आई कैप की, इसमें इसी डिसीजन मेकिंग के अंदर एक चैप्टर 2 आपका इन्वेंट्री मैनेजमेंट है, और पुराने पेपर देखें तो अक्सर वहाँ से क्वेश्चन की टेंडेंसी क्वेश्चन डालने की आई कैप की है। इसमें जो टॉपिक्स हैं उस सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो इसमें है वो रीऑर्डर क्वांटिटी का है। किसका? क्वांटिटी। यहाँ उसे मैं कह सकता हूँ ऑर्डरिंग क्वांटिटी। क्या कह सकता हूँ? या उसे ऑर्डर साइज कह सकते हैं। अच्छा, जब आपने परचेज कोई चीज़ करनी होती है तो प्रोडक्शन ऑर्गेनाइजेशन में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एलिमेंट मटेरियल होता है। क्या होता है? अगर आप कोई फिनिश प्रोडक्ट बना रहे हैं तो आपको बार बार जिस चीज़ को ऑर्डर देना पड़ता है रूटीन पे, वो मटेरियल होता है। वो क्या होता है? तो ये जो रीऑर्डर क्वांटिटी का हमारा टॉपिक है, ये भी मटेरियल ही को लेके हम पढ़ेंगे कि फिनिश प्रोडक्ट के ऊपर जो मटेरियल यूज़ होना है उसका ऑर्डर साइज़ क्या रखें। जब हम ऑर्डर प्लेस करें सप्लायर को तो हर दफ़ा कितने यूनिट मंगवाया करें। क्या मंगवाया करें? कितने यूनिट मंगवाएं, हमारी ऑर्डरिंग क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए। क्योंकि ऑब्वियसली ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग है। कौन सी अकाउंटिंग है? तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग ही के अंदर डिसीजन मेकिंग सारी आती है। और मैनेजमेंट अकाउंटिंग जहाँ आती है वहाँ दो ऑब्जेक्टिव उसके हर टॉपिक में होते हैं। एक होता है मिनिमाइजेशन ऑफ कॉस्ट। क्या होता है जी? मिनिमाइजेशन ऑफ। और एक होता है मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। क्या होता है? यानी आपने कोई ऐसी स्कीम अप्लाई करनी है जिससे आपकी कॉस्ट कम से कम आए और प्रॉफिट क्या आए ज़्यादा से ज़्यादा। अब जब आपने ऑर्डर साइज़ सेट करना है तो फिर भी आपकी इंटेंशन पीछे यही हो कि हमारी कॉस्ट कम से कम आए। क्या है? अच्छा, जब आप ये सोचते हैं तो पहले आपको देखना पड़ेगा कि स्टॉक की जो कॉस्ट है वो कितनी तरह की होती है। जो मटेरियल आपने मंगवाना है, इन्वेंट्री मंगवानी है, उसके साथ कौन कौन सी कॉस्ट रिलेट करती है। तो सबसे पहले तो होती है परचेज कॉस्ट। क्या होती है? ये तो कोई भी चीज़ खरीदें तो परचेज कॉस्ट तो आती है। और इसका फार्मूला अगर मैं पूरा लिखूं तो क्या होगा? नंबर ऑफ यूनिट्स परचेज्ड मल्टीप्लाई बाय पर यूनिट कॉस्ट। क्या जी? अगर ये एक मार्कर मैं ख़रीदूंगा और एक 20 रुपये की आती है तो कितनी परचेज कॉस्ट? 20। दो ख़रीदूंगा तो कितने? 40। दूसरी कॉस्ट, इसमें कोई टेक्निकल बात नहीं परचेज कॉस्ट में। दूसरी कॉस्ट होती है ऑर्डरिंग कॉस्ट। कौन सी? ये जो ऑर्डरिंग कॉस्ट होती है इसका लिंक होता है परचेज डिपार्टमेंट के साथ। किसके साथ? जो एक ऑर्गेनाइजेशन में परचेज डिपार्टमेंट होता है या उसे प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोक्योरमेंट एक्टिविटी परचेज की एक्टिविटी को कहते हैं। प्रोक्योर करना, ख़रीदना। ये कॉस्ट स्टार्ट होती है जब आप ऑर्डर प्लेस करते हैं। क्या करते हैं? जब आप सप्लायर को ऑर्डर देते हैं तब से ये स्टार्ट होती है। ऑर्डर प्लेस करने से लेके जब तक चीज़ें हमारे वेयर हाउस के अंदर नहीं चले जाते, स्टोर के अंदर, गोडाउन के अंदर, उसके दरमियान जितना भी खर्चा होगा ऑर्डर प्लेस करने से लेके टिल कहाँ तक? वेयर हाउस, गोडाउन की डेस्टिनेशन तक दरमियान में जितने भी खर्चे आएंगे वो सारे कौन से हैं? ऑर्डरिंग कॉस्ट। कौन से? फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी क्लरिकल कॉस्ट, जितनी भी डॉक्यूमेंटेशन की, इंटरनेट की, टेलीफोन चार्जेस, किस डिपार्टमेंट के? परचेज डिपार्टमेंट के। जितनी भी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, कैरिज इनवर्ड, इस तरह की चीज़ें सारी, वो सारी भी किस में आएंगी? ऑर्डरिंग कॉस्ट में। इसी तरह आपकी डिलीवरी, लोडिंग, अनलोडिंग, क्योंकि मैंने कहा गोदाम के अंदर जाने तक के सारे खर्चे। इवन फैक्ट्रियों में क्या होता है, जब कोई चीज़ आती है उसे चेक किया जाता है पहले कहाँ पे? गेट के ऊपर, और GRN बनता है। क्या बनता है? गुड रिसीव्ड नोट।
तो वो एक्टिविटी जो चेकिंग की होगी कि डिलीवरी सप्लायर ने सही भेजी, उस पर भी खर्चा आएगा। वो सारी कॉस्ट भी किस में आएगी? ऑर्डरिंग कॉस्ट में। तो ऑर्डरिंग कॉस्ट में ट्रांसपोर्टेशन के खर्चे, आपकी डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस, चेकिंग कॉस्ट, डिलीवरी कॉस्ट, सारी किस में ऐड होगी? ऑर्डरिंग कॉस्ट। अब उसके बाद चीज़ वेयर हाउस के अंदर चले गई, गोदाम में चले गई, वहाँ भी खर्चे आएंगे। उसको कहते हैं कैरिंग कॉस्ट। क्या कहते हैं? या होल्डिंग कॉस्ट। क्या कहते हैं? कैरिंग या उसे वेयर हाउस कॉस्ट भी कह सकते हो, गोदाम की कॉस्ट। अब आपने गोदाम में रखना है, वो मटेरियल जब चाहिए होगा प्रोडक्शन पे यूज़ कर लेंगे, लेकिन जब तक पड़ा है वहाँ भी आपके खर्चे आ रहे हैं। जैसे अगर गोदाम आपका अपना नहीं है, रेंट पे लिया, तो रेंट का खर्चा, वहाँ जितना स्टाफ है उन सब की सैलरीज, इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा। इसी तरह वहाँ पे आपकी चीज़ें जो पड़ी पड़ी हैं उनका लॉस भी हो जाता है। क्या हो जाता है? या वो ऑब्सोलीट हो जाती हैं, पुरानी हो जाती है उनकी टेक्नोलॉजी, उनकी एनर भी गिर जाती है। तो इस तरह की लॉसेस या ऑब्सोलिसेंस भी सारी है। खर्चा क्यों पड़ा? क्योंकि आपने चीज़ों को रखा। क्या किया? अगर ना रखते तो ये खर्चे आपको ना पड़ते। इसके बाद एक यहाँ कॉस्ट आती है, कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग। क्या आती है? हाँ जी, कि जो मटेरियल आपने अगर 2 करोड़ 5 करोड़ का ख़रीद के रखा है, अगर आपके पास नहीं था तो आपने बैंक से कर्ज़ा लिया। कहाँ से लिया? तो जो कर्ज़ा लिया उसके ऊपर जो इंटरेस्ट कॉस्ट आपको पे करनी पड़ेगी, वो किस में ऐड होगी? होल्डिंग कॉस्ट में। क्योंकि आपने रखा है तो आपको फाइनेंस लेना पड़ा, फाइनेंस लेना पड़ा तो ऊपर इंटरेस्ट क्या बनेगी? होल्डिंग कॉस्ट। या फिर दूसरी तरह होता है वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। वो कौन सी कॉस्ट है? उसे कहते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल टाइड अप। क्या जी? अभी हमने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पढ़ी कि अगर एक रिसोर्स के एक से ज़्यादा यूजेस हों अल्टरनेटिव, और आप किसी एक ऑप्शन को ऑप्ट करें और बाकी सब को छोड़ दें, तो जिसको ऑप्ट किया उसके लिए बाकी जो ऑप्शन छोड़े हैं उसमें जो मोस्ट प्रॉफिटेबल है वो क्या बन जाता है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑलवेज क्या होती है? रेलेवेंट। तो अगर आपका कैपिटल टाइड अप जो है वो किस सेंस में आया कि 2 करोड़ का अगर मैं लकड़ी ख़रीद पे गोदाम में रख दी है, अगर मैं इसको लकड़ी के अंदर ब्लॉक ना करता इन पैसों को, कैपिटल को, तो 2 करोड़ कम से कम बैंक में रखवा के मैं उसके ऊपर क्या कमा सकता था? इंटरेस्ट। बड़ी और जगह भी यूज़ हो सकता था, स्टॉक मार्केट में कुछ और जगह इन्वेस्ट कर देता। लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग कहती कम से कम तो आप क्या कमा सकते थे? इंटरेस्ट इनकम कमा सकते थे। लेकिन अब तो लकड़ी की सूरत में आपके गोदाम में पड़ा है, अब वो इंटरेस्ट इनकम आप क्या कर रहे हैं? लूज़ कर रहे हैं। तो इंटरेस्ट इनकम इधर क्या बन जाएगी? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट या डायरेक्ट फाइनेंसिंग में इंटरेस्ट, दोनों सूदों में इंटरेस्ट ही आना है। या इंटरेस्ट एक्सपेंस बन के आ जाएगा, या इंटरेस्ट इनकम लूज़ होगी तो क्या बन जाएगी? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। वो भी किसका पार्ट बननी है? कैरिंग कॉस्ट का, होल्डिंग कॉस्ट। ये अब मैंने आपको यहाँ अपॉर्चुनिटी का कॉन्सेप्ट दिया, तो ये इतनी डिटेल, अभी एक लेक्चर ख़त्म हुआ रेलेवेंट कॉस्ट का। ये वाला टॉपिक पूरे का पूरा रेलेवेंट कॉस्ट पे खड़ा हुआ है। किस पे खड़ा हुआ है? क्योंकि आई कैप का क्वेश्चन जब आता है तो हमसे डिसीजन पूछता है कि बताओ रीऑर्डर क्वांटिटी कितनी सेट करनी चाहिए। जब वो आपसे कोई फ़ैसला लेता है, तो जब फैसला आएगा कौन से प्रिंसिपल्स आएंगे? रेलेवेंट कॉस्ट का। और रेलेवेंट कॉस्ट के प्रिंसिपल्स के मुताबिक ही कॉस्ट आनी है, उससे हट के कॉस्ट नहीं आना। चौथी फिर कॉस्ट आती है इसमें, फिर मैंने कहा वेयर हाउस की जितनी भी कॉस्ट है वो भी सारी आ जाती है, जैसे उसका रेंट वगैरह सारा कुछ। और फोर्थ कॉस्ट सारा कुछ हो, बिल्कुल सेम पूरी रेलेवेंट कॉस्ट में अभी लिख दूंगा, अप्लाई होगा। इधर लिख देते हैं टोटल रेलेवेंट कॉस्ट के प्रिंसिपल्स अप्लाई होंगे इस चैप्टर पे, इस टॉपिक पे। सॉरी, जो ऑर्डरिंग क्वांटिटी का टॉपिक है इन्वेंट्री मैनेजमेंट पे, उसमें किसके प्रिंसिपल्स अप्लाई होंगे? रेलेवेंट कॉस्ट। फिर एक कॉस्ट है जी स्टॉक आउट कॉस्ट। कौन सी कॉस्ट? ये भी रियल नहीं है, ये भी एक अपॉर्चुनिटी टाइप है। इसमें ये होता है कि अगर स्टॉक आपको चाहिए मटेरियल प्रोडक्शन के लिए और आपके गोदाम में ख़त्म हो गया, और ख़त्म होने की वजह से जो ऑर्डर आपको आए हैं वो आप लूज़ कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? वो ऑर्डर जो आपने बना सकते थे अब नहीं बना पा रहे, गुडविल आपकी ख़राब हो रही, कस्टमर का ऑर्डर ख़त्म हो गए, सेल्स रेवेन्यू कम होगा। क्या कम होगा?
प्रॉफिट कम होगा, एमरजेंसी में नया ख़रीदने की कोशिश करेंगे तो महंगा मिलेगा। तो इस तरह के सारे कॉस्ट जो हमें इनर पड़ेगी, हिडन कॉस्ट, उसे क्या कहते हैं? स्टॉक आउट कॉस्ट। तो एक इन्वेंट्री की जब बात स्टॉक की आती है, उसकी परचेज़ की, तो ये 4 तरह की कॉस्ट उसके साथ अटैच हो जाती है: परचेज़, ऑर्डरिंग, कैरिंग और कौन सी? स्टॉक को। अब हमने कहा था मैनेजमेंट अकाउंटिंग कहती है कोई ऐसा तरीका अपनाना है आपने रीऑर्डर क्वांटिटी सेट करने का जिसमें आपका क्या हो? प्रॉफिट ज़्यादा हो और कॉस्ट क्या है? कम आए। तो ऐसा तरीका फिर मैनेजमेंट अकाउंटिंग में बताया हुआ है, उसका नाम है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। क्या नाम है? इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। अगर इस फार्मूले को, इस टेक्निक को यूज़ करके आप रीऑर्डर क्वांटिटी को सेट करेंगे, किसको सेट करेंगे? असल में ईओक्यू कुछ नहीं है, रीऑर्डर क्वांटिटी है सब कुछ। उसको डिटरमिन करने का एक तरीका ईओक्यू है, उसको डिटरमिन करने का एक तरीका ईओक्यू है। और ईओक्यू का जो तरीका है वो ये क्लेम करता है कि जब आप ईओक्यू को फॉलो करते हैं तो कुछ अजम्पशन है, नो स्टॉक आउट कॉस्ट। ईओक्यू के मुताबिक कोई स्टॉक आउट कॉस्ट नहीं होगी कभी आपका स्टॉक आउट की सिचुएशन में। तो फिर तो हमारी ये कॉस्ट तो ख़त्म होगी। कितनी कॉस्ट रह गई? 3: परचेज कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट। एक फिर और बड़ा अजम्पशन है कि नो बल्क क्वांटिटी डिस्काउंट। कौन सा डिस्काउंट? कि आप अगर ज़्यादा ख़रीदें ना तो चीज़ आपको सस्ती देता है, सप्लायर डिस्काउंट दे देता है। ईओ को कहता है जी कोई डिस्काउंट नहीं, ज़्यादा ख़रीद लो, कम ख़रीद लो, पर यूनिट परचेज प्राइस हमेशा क्या रहती है? सेम रहती है। ये भी किसका अजम्पशन है? ईओक्यू का। अच्छा, अब ये अगर परचेज़ कॉस्ट पे भी कोई इफेक्ट नहीं करता ईओक्यू, स्टॉक आउट वैसे इसने ख़त्म कर दी, तो फिर ये किस बात का क्लेम करता है कि जी मेरे टेक्निक से ख़रीदेंगे तो आपको कॉस्ट क्या पड़ेगी? कम। तो फिर ये 2 कॉस्ट बची हैं, कौन सी बची हैं? इन पे क्लेम करता है वो कि अगर ईओक्यू फॉलो करके आप देखें अपनी ऑर्डरिंग कॉस्ट को, किसको देखें? प्लस किसको देखें? होल्डिंग कॉस्ट को या कैरिंग को, तो वो मिनिमाइज्ड होंगी हमेशा एज कंपेयर टू एनी अदर रीऑर्डर क्वांटिटी लेवल। ऑलवेज मिनिमाइज्ड, ऑलवेज मिनिमाइज्ड एज कंपेयर टू एनी अदर रीऑर्डर क्वांटिटी लेवल अदर देन डिस्काउंटेड क्वांटिटी। क्या जी? अदर देन सप्लायर डिस्काउंट ऑफर क्वांटिटी। अब इसका मतलब क्या होगा कि अगर मैं कोई क्वांटिटी, अभी रीऑर्डर क्वांटिटी सेट मैंने की हुई एग्जिस्टिंग, वो कोई भी यूनिट है, उनसे हमारी कॉस्ट हमेशा कैरिंग और होल्डिंग ज़्यादा आएगी, लेकिन मैं ईओक्यू फार्मूले के मुताबिक डिटरमिन करूँगा रीऑर्डर क्वांटिटी, तो वो क्या आएगी? कम आएगी। लेकिन अगर सप्लायर डिस्काउंट ऑफ़र कर देता, क्या कर देता? तो फिर तो परचेज़ कॉस्ट हमें कम पड़ेगी सप्लायर ऑफ़र में। फिर हो सकता है सप्लायर ऑफ़र बेहतर हो जाए। क्या बेहतर हो जाए? हो सकता है ईओक्यू का क्लेम गलत साबित हो जाए। लेकिन अगर सप्लायर डिस्काउंट नहीं देता, फिर किसी भी क्वांटिटी से कंपेयर कर लें, बेहतर क्या? ईओक्यू। और ईओक्यू का क्लेम किस पे है कि टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट और टोटल होल्डिंग कॉस्ट मिनिमाइज्ड होगी एज़ कंपेयर टू एनी अदर रीऑर्डर क्वांटिटी लेवल। और नॉर्मली ईओक्यू पे ये दोनों कॉस्ट होती भी बराबर है। क्या होती है? जो आपकी जितनी होल्डिंग कॉस्ट होती है उतनी क्या आती है? ऑर्डरिंग कॉस्ट। ठीक हो गया? अगर आप क्या फॉलो करें? ईओक्यू। अच्छा, आप ईओक्यू फॉलो करते हुए अगर ये 2 कॉस्ट इंपॉर्टेंट हैं, तो फिर आपको क्वेश्चन जो आता है आई कैप का, वो 2 तरह से आता है। कितनी तरह से आता? या वो कोई एग्जिस्टिंग क्वांटिटी दे देता है और कहता है जी अब तो रीऑर्डर साइज़ हमारा क्वांटिटी इतनी है, ईओक्यू फॉलो करो और बताओ कि सेविंग कितनी होगी, क्योंकि हमेशा ईओक्यू से सेविंग होगी। या वो कह देता है ईओक्यू भी करो और साथ सप्लायर ये ऑफ़र करता है ज़्यादा ख़रीदने पे इतना इतना डिस्काउंट देता है, अब कंपेयर करो। तो फिर दोनों पे टोटल कॉस्ट जमा करनी पड़ेगी। हो सकता है डिस्काउंटेड क्वांटिटी बेहतर हो सकता है कौन सी हो? एग्जिस्टिंग क्वांटिटी। तो ये 2 तरह से ईओक्यू के क्वेश्चन आएंगे।
और हमेशा कॉस्ट जब ईओक्यू के फार्मूला अभी मैं लिखूँगा उसमें लेनी है, वो रेलेवेंट लेनी है। वो क्या लेनी है? फार्मूला होता है जी आपका 2 मल्टीप्लाई बाई ए, क्या होता है, और मल्टीप्लाई बाय होता है ओ सी, डिवाइड बाय होता है सी एच, और इसका अंडर रूट ले लेते हैं। ऐसे ही होता है ना। इसमें ए होता है एनुअल डिमांड, क्या होती है? एनुअल यूजेज या एनुअल डिमांड, जितना मटेरियल आपने यूज़ करना है आप एस्टिमेट एक लगाते हैं, और हमेशा ये फार्मूला एनुअल बेस पे लगता है। किस पे लगता है? अब आई कैप वाले थोड़ी टर्नैली मार के कभी मंथली दे देते हैं, कभी क्वार्टरली, तो आपको पहले किस पे लेके जाना होता है? एनुअल पे। ठीक हो गया। उसके बाद ओसी होता है पर ऑर्डर कॉस्ट, क्या होता है? और ईओक्यू का एक अजम्पशन ये भी है कि पर ऑर्डर में कॉस्ट चेंज नहीं होते हैं। फिर जो आपका सी एच होता है वो होता है होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। क्या होता है? होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। अब ये जब फार्मूला में आपने कॉस्ट, ऑर्डरिंग और होल्डिंग लेनी है तो सिर्फ रेलेवेंट कॉस्ट के प्रिंसिपल्स को फॉलो करना है। अब मैं जब रेलेवेंट कॉस्ट पढ़ा रहा था तो मैंने एक समअप किया था उधर ऊपर जाके कि जितना कुछ मैंने बताया इसको एक और तरीके से भी पढ़ सकते हैं कि वेरिएबल कॉस्ट नॉर्मली क्या होती है? रेलेवेंट, और फिक्स कॉस्ट क्या होती है? इररेलेवेंट। कहा था ना। तो इसका मतलब है जो ऑर्डरिंग कॉस्ट है उसमें से सिर्फ कौन सी कॉस्ट लेनी है? वेरिएबल। क्या लेनी है? और होल्ड कैरिंग कॉस्ट भी सिर्फ कौन सी लेनी है? वेरिएबल। अगर परचेज डिपार्टमेंट का मैनेजर है, उसकी फ़िक्स महीने की तनख्वाह 3 लाख है तो वो हमने कॉस्ट कंसिडर नहीं करनी। इसी तरह अगर वेयर हाउस का रेंट फ़िक्स मंथली 5 लाख है तो हमें उसको नहीं लेना। कोई अब्जॉर्ब्ड एफओएच हम वेयर हाउस में कॉस्ट ले रहे हैं तो वो भी नहीं लेनी, क्योंकि रेलेवेंट कॉस्ट किसी एस्टिमेशन को नहीं मानते। ऐसे कहा था ना। तो जब रेलेवेंट कॉस्ट के प्रिंसिपल होंगे इस टॉपिक में तो ऑर्डरिंग और होल्डिंग कॉस्ट कौन सी लेनी है? वेरिएबल। कौन सी लेनी है? वेरिएबल। सारे इसीलिए मैंने इधर लिख दिया कि रेलेवेंट कॉस्ट के प्रिंसिपल ऑटोमेटिकली अप्लाई होगा। फिर ये जो सी एच है इसमें कॉन्सेप्ट है कि ऑलवेज ये एवरेज स्टॉक पे खड़ा होता है। किस पे खड़ा होता है? और एवरेज स्टॉक होता है कि जो आप क्वांटिटी मंगवाएं, ऑर्डर क्वांटिटी, जैसे ईओक्यू है हमारी इस क्वेश्चन में, या ना भी हो, उसे 2 से डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करना? यानी आपको ये अजम्पशन कहता है कि आधा स्टॉक में रखना पड़ता है, आधा फ़ौरन यूज़ हो जाता है। क्या होता है? तो जो रखेंगे उसी पे होल्डिंग कॉस्ट आएगी। तो जो रखना पड़ता है वो एवरेज रखना पड़ता है। क्या रखना पड़ता है? अगर इस क्वेश्चन में ईओक्यू निकलता और वो 2000 आ जाता, कितना आ जाता? तो मैं 2 से डिवाइड करके एवरेज स्टॉक कितना निकालता? 1000। यानी मैं कहता 1000 मुझे होल्ड करना पड़ेगा और 1000 फ़ौरन क्या हो जाएगा? यूज़ हो जाएगा। तो 1000 पे होल्डिंग कॉस्ट आएगी, 2000 पे होल्डिंग कॉस्ट नहीं आएगी। तो होल्डिंग कॉस्ट ऑलवेज किस पे आएगी? ऑन एवरेज स्टॉक। और उसका फार्मूला क्या है? ऑर्डर क्वांटिटी डिवाइड बाय 2। चाहे वो ईओक्यू के थ्रू मंगवाओ, चाहे आप जिस तरह मर्जी मंगवाते हैं, लेकिन फार्मूला एवरेज स्टॉक का क्या? ऑर्डर क्वांटिटी डिवाइड बाय 2। ठीक हो गया। अब ये साइंस है सारी। अब पुराने पेपर अगर हम देखें, एक दफ़ा पिज़्ज़ा लिमिटेड के नाम से मार्च 21 में आया क्वेश्चन, जिसके अंदर उसने ईओक्यू नहीं दी हुई। क्या नहीं दी हुई? और एवरेज स्टॉक भी नहीं दिया हुआ। तो वो कॉम्प्लिकेटेड सी इक्वेशन मैथमेटिकल बना के, आपने क्यूएम में जो पढ़ा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक हाँ इक्वेशन ए जिसमें एक एक्स का स्क्वायर होता है, एक एक्स होता है, और एक ए प्लस बी सी वाली इक्वेशन होती है ना एक। हाँ जी, वो यूज़ करके आपका वो निकलना था और फिर ईओक्यू आ जानी थी। आगे क्वेश्चन सिंपल था। एक दफ़ा पिछले पेपर बहुत पुराने जाके देखे तो वहाँ भी उसने ईओक्यू को मिस किया था, लेकिन वहाँ क्या था? एवरेज स्टॉक बता दिया था। क्या बता दिया था? आपको होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट जो आप निकालते हैं इसको ज़रब देनी होती है एवरेज स्टॉक से। किससे देनी होती है? ऐसे ही है। और एवरेज स्टॉक का फार्मूला अगर ईओक्यू से मंगवाएं तो क्या आता है? ईओक्यू डिवाइड बाय 2। और अगर यहाँ मुझे होल्डिंग कॉस्ट भी दे दी जाए कि 100 रुपये है, कितनी है? ईओक्यू ना दिया जाए तो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या निकालूंगा? ईओक्यू। उस क्वेश्चन में मुश्किल नहीं था, वहाँ ईओक्यू मिस किया था, साथ होल्डिंग कॉस्ट भी दे दी थी, एवरेज स्टॉक भी दे दिया था। क्या दे सॉरी होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट दे दी थी। लेकिन हमारा ये जो क्वेश्चन आया पिज़्ज़ा वाला, इसमें 2 चीज़ें उसने मिस कर दी थी। क्या मिस कर दी थी? ना एवरेज स्टॉक दिया था, ना होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट दिए थे। तो वो फिर एक इक्वेशन, अगर आपको क्यूएम पास किया होगा
इस तरह की कोई इक्वेशन थी, a प्लस बी प्लस सी इस तरह होता था, जिसमें a में x स्क्वायर आता था, b में x आता था और c में नॉर्मल वैल्यू आती थी, ऐसे ही ना। c में जैसे 2 लाख आ गया, क्या आ गया? तो ये एक फार्मूला टिपिकल माइनस बी प्लस माइनस, आप QM की बुक अगर आपके पास हुई तो उसको देख लेना, उसके थ्रू पिज्ज़ा वाला क्वेश्चन होना। आप जब इक्वेशन सॉल्व भी कर लेंगे तो आपके पास एक एक्स स्क्वायर आ जाना, एक वैल्यू एक्स वाली आनी है और एक नॉर्मल आनी है। तो वो ऐसे कोई वर्ड था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। हाँ, उसमें चैप्टर 2 है QM के अंदर पूरा। हाँ, बी की वैल्यू वो स्क्वायर रूट वाली निकालते हैं, वो एक्स की वैल्यू आ जाती है और हमें यहाँ एक्स रखना है, UQ क्या रखना। तो जब एक्स की वैल्यू निकलेगी UQ आ जाएगी। हाँ, वो बुक देख के इस पे ज़रूर अप्लाई करना, पिज़्ज़ा वाले पे ये 1-2 दफ़ा टर्नेली मारनी नहीं चाहिए थे। आप मैथ को क्यों लेके आ रहे हैं UQ में, लेकिन आज ये तो आप एक्सपेक्ट करें कि ये हो सकती। वैसे सिंपल क्या होता है, एग्जिस्टिंग क्वांटिटी में भी 3 कॉस्ट निकलती हैं, परचेज़ कॉस्ट, कौन सी ऑर्डरिंग कॉस्ट और कौन सी होल्डिंग कॉस्ट, और ऐसी किस में निकलती हैं UQ पे। और अगर इसका फार्मूला मैं आपको कहूँ, ये ऑर्डरिंग कॉस्ट का फार्मूला क्या होगा, एनुअल डिमांड क्या होगा, उसे डिवाइड किससे करेंगे, EOQ से। किससे करेंगे, या मैं इधर ऑर्डर क्वांटिटी लिख देता हूँ, जो भी आप क्वांटिटी ऑर्डर करते हैं EOQ है तो EOQ आ जाएगा, उससे क्या कर देंगे डिवाइड, और ज़रब दे देंगे OC के साथ। किसके साथ, OC क्या, पर ऑर्डर कॉस्ट क्या। तो इस तरह आ जाएगी टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट, क्या आ जाएगी, टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट। और अगर मैं कहूँ जी टोटल कैरिंग कॉस्ट कैसे आएगी, ये वाली, तो ये आएगी जी जो भी ऑर्डर क्वांटिटी है उसे डिवाइड कर देंगे 2 से। किससे डिवाइड कर देंगे, और ज़रब दे देंगे CH के साथ। किसके साथ, होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। एवरेज स्टॉक निकाल के किससे ज़रब देंगे, होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम से। तो ये क्या आ जाएगी, टोटल कैरिंग कॉस्ट क्या आ जाएगी। अच्छा, जब हम एग्जिस्टिंग मंगवाएं या हम EOQ से मंगवा लें और डिस्काउंट EOQ भी नहीं मानता, तो फिर टाइम ज़ाया ना कीजिएगा, परचेज कॉस्ट ना निकाला करें, क्योंकि परचेज कॉस्ट दोनों जगह क्या आनी है, सेम आनी है। आप सिर्फ इन दोनों को कैलकुलेट कर लें, टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट इस फार्मूले से, टोटल कैरिंग कॉस्ट इस फार्मूले से। एक कोई एग्जिस्टिंग ऑर्डर साइज जैसे 6500 है, कितना, यानी हम हर दफ़ा जब ऑर्डर प्लेस करते हैं तो 6500 यूनिट मंगवाते हैं, कितने मंगवाते हैं। और EOQ कहता है जी हर दफ़ा 5000 मंगवानी चाहिए, कितने मंगवाने चाहिए। तो आप 5000 के मुताबिक भी ये दोनों कॉस्ट जमा कर लेंगे, 6500 के मुताबिक भी कर लेंगे, लेकिन आना EOQ ने बेहतर है, क्योंकि किसी भी एग्जिस्टिंग क्वांटिटी से कंपेयर करें तो सेविंग कहाँ पे आती है, EOQ पे, क्योंकि टोटल ऑर्डरिंग और टोटल होल्डिंग कॉस्ट मिनिमाइज हो जाती है और बराबर भी होती है। क्या होती है, बराबर भी होती है। लेकिन अगर वो डिस्काउंट ऑफर दे देता है तो 3 करनी पड़ती हैं, क्योंकि यहाँ परचेज कॉस्ट में सप्लायर ऑफर से पर यूनिट परचेज प्राइस क्या होती है, कम होती है। तो परचेज कॉस्ट EOQ वाली ज़्यादा होती है, सप्लाई वाली क्या होती है, कम होती है। तो फिर 3 कॉस्ट दोनों लेवल्स पे जमा होगी। अगर हमारा EOQ पे आता है, वो कहता है जी 75 तो मैं 10% डिस्काउंट दूंगा, कितना दूंगा, हमेशा डिस्काउंट मिलता है ज़्यादा खरीदने पे। चलो कोई नहीं है तो सही। अच्छा जी, हम कह रहे थे अगर सप्लायर ऑफ़र आए तो फिर कंपैरिजन में तीनों चीज़ें आनी है, ठीक है। अच्छा, ये जो होल्डिंग कॉस्ट होती है, थोड़े छोटे छोटे भी पॉइंट यहाँ पे आपको मुश्किल डाल देते हैं। ये कई दफ़ा CH बताया होता है कांस्टेंट, कि पर यूनिट 10 है, पर यूनिट 15 है, पर यूनिट 20 है, और कई दफ़ा उसे परचेज़ कॉस्ट के ऊपर परसेंटेज में बताता है कि होल्डिंग कॉस्ट 10% और परचेज़ कॉस्ट है, कितने परसेंट है। अब जब वो परचेज़ कॉस्ट के ऊपर 10% बताता है, तो जो EOQ की परचेज़ कॉस्ट है वो तो 10 रुपये पूरी है, सपोज करो 10 है, लेकिन अगर सप्लायर 1 रुपया डिस्काउंट देता है तो सप्लायर ऑफ़र में फिर एक तो वहाँ 9 रुपये आएंगे परचेज़ कॉस्ट में, एक होल्डिंग कॉस्ट में भी हम 9 का 10% लेंगे, क्योंकि वहाँ हमें परचेज़ कॉस्ट कितनी पड़ रही है, 9। तो जितनी परचेज़ कॉस्ट पड़ी उसी का लेंगे हम परसेंटेज। तो एक ये भी देख लेना, अगर परसेंटेज ऑफ परचेज़ कॉस्ट दे रहा कैरिंग कॉस्ट, तो ध्यान से देख लेना कि सप्लायर के डिस्काउंट ऑफ़र में ये डिफरेंट हो जाएगी और नॉर्मल हमारी क्या होगी, डिफरेंट होगी, ठीक है। अच्छा, अब इसको सिर्फ जो मार्च 21 वाले क्वेश्चन को जाके ज़रा मैथ के मुताबिक कर लेना, बाकी आपसे सारे हो जाने हैं। इतना से टॉपिक है, रेलेवेंट कॉस्ट ने अप्लाई होना है इसके ऊपर। और ये जब भी आता है हमेशा आपको फ़ायदे ही देता है, लेकिन कुछ 1-2 जगह पे इसने इस तरह किया है एग्जामिनर ने,
जो कि फिर उसको उस पर क्रिटिसाइज़ भी किया गया था कि पूरा मैथ ही पूछ लिया। वो जो मैथ करता फिर वो बाद में कॉस्ट अकाउंटिंग अप्लाई करता, लेकिन उसमें लॉजिक आई के वाले देते हैं कि क्यों हम पढ़ के ही आए थे, इन्हें क्लिक करना चाहिए था। क्या करना चाहिए था? तो ये साफ करें प्लीज़। पिक्चर अच्छा, उसकी ना सोल्यूशन दी हुई है हमने, उसे जाके देखना x(2) आपको समझ आ जानी है, लेकिन बाद में देखना कि इक्वेशन इस तरह बन जानी है, आपने x की वैल्यू निकालनी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मुताबिक। अच्छा, इसी चैप्टर में एक दूसरा टॉपिक है इन्वेंट्री लेवल्स। किसका? हाँ जी, इन्वेंट्री लेवल्स में हमें बताया गया डिफरेंट फार्मूले, और जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट एक फार्मूला है उसे कहते हैं रीऑर्डर लेवल। क्या कहते हैं? अभी हमने कौन सा टॉपिक पढ़ा था? रीऑर्डर क्वांटिटी का। किसका? इन दोनों में फ़र्क ये है कि जिस क्वांटिटी का हर दफ़ा ऑर्डर प्लेस करेंगे हम, वो उसको कहते हैं रीऑर्डर क्वांटिटी, और जिस लेवल पे पहुंच के नया ऑर्डर प्लेस किया जाता है उसे क्या कहते हैं? रीऑर्डर लेवल। यानी अगर हमारे स्टॉक में 1000 यूनिट रह जाए जब, तब हम नए 2500 यूनिट मंगवाते हैं। कितने मंगवाते हैं? तो जो 2500 हर दफ़ा नए मंगवाते हैं वो रीऑर्डर क्वांटिटी है। वो क्या? और 1000 जिस पे पहुंच के मंगवाते हैं वो क्या? रीऑर्डर लेवल। याद रहेगा। ये जो रीऑर्डर लेवल है, इसको जब आप सेट करते हैं तो दो तरह से इसके फार्मूले बताए गए हैं। एक होता है सर्टेन, आपके सर्कमस्टांसेस हैं। कौन से सर्कमस्टांसेस हैं? सर्टेन। आपको पहले ही पता है कि क्या होगा, और जो होगा वो आपको क्या पता है? एक आपको पता है आपने आने वाले पीरियड में यूज़ कितना करना, यूजेज या डिमांड पे आप कंफर्म है कितने यूनिट यूज़ होने, और एक लीड टाइम आपको कंफर्म है कि कितना यूज़ होना। लीड टाइम क्या होता है पता आपको? क्या जी? लीड टाइम होता जी जब आप द टाइम बिटवीन प्लेसिंग एन ऑर्डर, द टाइम ऐसे बिटवीन प्लेसिंग एन ऑर्डर एंड रिसीविंग द क्वांटिटी। अच्छा, मैनेजमेंट अकाउंटिंग कहती है ठीक है फार्मूला ये अभी मैं बताऊंगा, ये यूज़ करो, लेकिन ये बड़ा इरियलिस्टिक आजकल के दौर में लग रहा है। इस तरह होता नहीं कि 100% आपका एस्टिमेट ठीक हो। अगर बहरहाल हो तो आपने फार्मूला यूज़ करना है एवरेज यूजेज या डिमांड, और उसे ज़रब देनी है एवरेज लीड टाइम से। किससे देनी है? एवरेज लीड टाइम। एवरेज का मतलब है नॉर्मल हमारा यूज़ क्या होता है। अब जब नॉर्मल यूज़ होता है फिर आपको पैरामीटर भी बताएगा। क्या बताएगा? डेली, वीकली, मंथली, क्वार्टरली, ईयरली, क्या यूज़ है। अगर सपोज करें वो कहता है जी डेली यूज़ हमारा 100 यूनिट्स का होता है, कितना होता है? ये डेली बताया। क्या बताया? तो फिर मुझे लीड टाइम भी डेज में लेना है कि 3 डेज मेरा लीड टाइम है। ये भी डेली यूजेज और लीड टाइम भी क्या है? डेली। और अगर मेरा यूजेज वीकली बताता है तो लीड टाइम भी किस में लेना है? वीकली। अगर मंथ में बता यूजेज बताता है तो लीड टाइम भी किस में लेना है? मंथ में। अब ये 1000 को 3 से ज़रब दें तो कितना आता है? 300। तो मेरा रीऑर्डर लेवल नॉर्मल कंडीशन में, सर्टेन कंडीशन में, जिसमें मुझे मेरे एस्टिमेट्स पे यकीन है कि ऐसे ही होगा, उसमें कितना आया? 300। कितना आया? अब रीऑर्डर लेवल सेटअप क्यों करते हैं? अगर मैं मकसद आपसे पूछूं तो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। आप चाहते हैं हमारा ना तो बहुत ज़्यादा होल्डिंग कॉस्ट हमें बियर करनी पड़े और ना हमारा स्टॉक आउट हो। क्या ना हो? अच्छा, बहुत कम पे रखेंगे रीऑर्डर लेवल तो स्टॉक आउट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? और बहुत ज़्यादा यूनिट्स पे रख लेंगे तो अननेसेसरी होल्डिंग कॉस्ट बियर करेंगे, दोनों में नुकसान है। तो फिर एक फार्मूला इसका और बताया गया, उसका मकसद है
आपने स्टॉक आउट से बचना है। किससे बचना? कि अगर अनसर्टन कंडीशंस में आपको एकदम ज़्यादा यूज़ करना पड़ जाता है, क्या करना पड़ जाता है? अब ये फार्मूला लगता है अनसर्टन कंडीशंस में। किस में लगता है? अच्छा, जब अनसर्टन कंडीशंस पे होता है तो आपने मैक्सिमम यूजेज लेना। क्या लेना? मैक्सिमम यूजेज या डिमांड, और उसे ज़रूरत देनी है मैक्सिमम लीड टाइम से। किससे? अच्छा, अगर 100 यूनिट डेली नॉर्मली हमारे यूज़ होते हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा 300 भी हो जाते हैं। कितने हो जाते हैं? तो मैं यहाँ कितने लूँगा? 300। यानी अगर हम अपनी एवरेज देखें तो एवरेज में डेली कितने यूज़ होते हैं? तकरीबन ज़्यादातर यूज़ 100 होते हैं, लेकिन अगर ज़्यादा से ज़्यादा कभी यूज़ हो जाए तो कितने होते हैं? 300। तो यहाँ मैं क्या लूँगा? ज़्यादा से ज़्यादा 300। क्या लूँगा? मैक्सिमम यूज़। और ज़्यादा से ज़्यादा देर भी लगाए हमारा सप्लायर तो 7 दिनों में हमें माल पहुँच जाता है। कितने दिन में पहुँच जाता है? नॉर्मल कितने दिन में पहुँचा देता? 3 में। कोरोना में जैसे मसला हुआ, या ओवरऑल एक हमारी एवरेज है कि अगर उसने बड़ी भी देर लगाता है तो कितने दिन लगा देता है? 7 दिन। तो ये मैक्सिमम लीड टाइम कितने दिन का हो गया? 7 दिन का। और मैक्सिमम यूजेज कितना हो गया? 300। तो इसका फार्मूला कितना आएगा? 2100। कितना आएगा? आप ज़रा कॉमन सेंस से सोचना, अगर मैं मैक्सिमम के मुताबिक री ऑर्डर लेवल सेट करता हूँ तो री ऑर्डर लेवल का मतलब क्या है? कि उस पर पहुँच के नया ऑर्डर प्लेस करना। इसका मतलब है मैं सिक्योरिटी कर रहा हूँ, मैं ज़्यादा यूनिट्स पे री ऑर्डर लेवल को रख रहा हूँ ताकि मेरा स्टॉक आउट ना हो। क्या ना हो? अच्छा, जब आप इस तरह करेंगे तो आपके पास सेफ्टी स्टॉक आ जाएगा। क्या आ जाएगा? क्या आ जाएगा? एक कॉन्सेप्ट, एक फार्मूला और भी है, सेफ्टी स्टॉक कहते हैं उसे, या बफर स्टॉक कहते हैं। क्या कहते हैं? इसका मतलब होता है तूफान से, यानी आपके जब सेफ्टी की ज़रूरत हो, तूफान बफर कहते हैं जी, एक तूफ़ानी सूरत हाल आ गई। क्या आ गई? आप बिल्कुल स्टॉक आउट पे पहुंच के नुकसानों में, सैलाब में फंसने वाले थे, लेकिन ये स्टॉक क्योंकि आपने रखा हुआ था तो इसने आपको बचा लिया, इसलिए इसका नाम क्या? सेफ्टी स्टॉक। ये जब भी आप तब रखते हैं जब आप री ऑर्डर लेवल को इस फार्मूले के मुताबिक निकालते हैं। किसके मुताबिक? अनसर्टन कंडीशन में। और इसका फार्मूला भी यही होता है, री ऑर्डर लेवल एट अनसर्टन कंडीशन। कौन सा जी? जो री ऑर्डर लेवल अनसर्टन कंडीशन पर निकाला है आपने, कितना निकाला? 2100। कितना निकाला? इसमें से लेस कर दे री ऑर्डर लेवल जो आपने सर्टन कंडीशंस पे निकाला। किस में निकाला? एट, ये कितना निकाला था? 300। तो जो दरमियान में बचा 1800, वो क्या है? सेफ्टी स्टॉक। ये आपने अपने पास रख देना, जब कभी बहुत आपको एमरजेंसी सिचुएशन पड़े, कोई स्टॉक ना हो और चाहिए हो, तो आप यहाँ से यूज़ कर लेते हैं। नॉर्मल यूज़ नहीं से करते। नॉर्मल यूज़ तो हर दफ़ा स्टॉक मंगवाते रहते हैं, और हमारा कॉन्सेप्ट क्या है? एवरेज में स्टॉक यूज़ होता है। किस में होता? आधा फ़ौरन जो मंगवाते हैं यूज़ हो जाता है, आधा रखना पड़ता। उसको क्या कहते हैं? एवरेज स्टॉक। अगर मैं कहूँ जी आपको जो एवरेज स्टॉक का फार्मूला अभी पढ़ा था वो क्या था? फिर दोबारा पढ़ लेते हैं। वो क्या था? री ऑर्डर क्वान्टिटी। क्या था? कौन सी क्वांटिटी? डिवाइड बाय 2, यही था ना। लेकिन साथ अगर सेफ्टी स्टॉक भी पड़ा होगा तो उसे भी जमा करना पड़ेगा, लेकिन उसे एवरेज नहीं करना, क्योंकि वो तो आप बार बार यूज़ नहीं करते, वो तो एमरजेंसी सिचुएशन के लिए रखा। 2 से डिवाइड किसको करना है? री ऑर्डर क्वान्टिटी को, और प्लस उसमें क्या कर देना? सेफ्टी स्टॉक। ये क्या बन जाएगा? एवरेज स्टॉक। ये फार्मूला किसका? सेफ्टी स्टॉक का। ये पहला किसका? री ऑर्डर का। और री ऑर्डर के 2 टाइप्स, एक सर्टन सर्कमस्टांसिस और एक क्या? अनसर्टन। और ये तीसरा एवरेज स्टॉक का फार्मूला। क्योंकि होल्डिंग कॉस्ट जितनी भी इनकर होती है वो किस पे डिपेंड करती है? एवरेज स्टॉक। अच्छा, अब एक और भी इसमें फार्मूला बताया हुआ है, मैक्सिमम लेवल। कौन सा? अच्छा, ये फार्मूला कहता है कि भाई बहुत हो गया, इससे ऊपर ना जाओ, क्योंकि तुम्हारा मकसद है तुम होल्डिंग कॉस्ट भी अननेसेसरी बियर करना नहीं चाहते। ठीक है, स्टॉक आउट ना हो, लेकिन इतनी भी सिक्योरिटी अच्छी नहीं कि इतना माल चाहिए नहीं, आप रखते जा रहे हो। अच्छा, ज़्यादा माल रखने पे पैसे भी ब्लॉक हो रहे हैं आपके, और आपको वेयर हाउस के खर्चे भी क्या करने पड़ रहे हैं? ज़्यादा। और पड़ी पड़ी चीज़ ख़राब भी हो जाती है, लॉसेस का अंदेशा भी क्या? ज़्यादा।
ऐसे। तो इसका फार्मूला होता है जी रीऑर्डर लेवल, और वो भी कौन सा, मैक्सिमम वाला, कौन सा और कौन सा, ये वाला दूसरा फार्मूला, प्लस इसमें कर दें रीऑर्डर क्वांटिटी, दोनों को जमा कर दें और फिर वहाँ से लेस करें ये जो आपका एवरेज वाला सर्टेन वाला रीऑर्डर लेवल था। अगर सर्टेन वाला भी नहीं बल्कि मिनिमम को करें, मिनिमम यूजेज इनटू मिनिमम लीड टाइम, ये फार्मूला बुक में दिया हुआ है। रीऑर्डर लेवल मैक्सिमम वाले में क्या ऐड करेंगे, रीऑर्डर क्वांटिटी, और लेस क्या कर देंगे, मिनिमम यूजेज इनटू मिनिमम लीड टाइम। अच्छा, कई दफ़ा अगर आपको मैं एक सिनेरियो बनाऊँ कि ये आपको स्लैब दिया हुआ है 1000/1500 और ये यूजेज के साथ बताया हुआ है वीकली के साथ, इसका मतलब क्या है कि कम से कम कितना यूज़ हो चाहे 1000 और ज़्यादा से ज़्यादा कितना हो सकता है 1500। अब अगर मैं कहूँ जी एवरेज क्या है, तो एवरेज कैसे निकलेगी, 1000 जमा 1500 डिवाइड बाय 2, वो कितनी आ जाएगी, 1250। एक दो क्वेश्चन ऐसा आई कि आपका कि उन्होंने स्लैब दिया ऐसे ही और साथ खुद अगर वो कह दें जी एवरेज स्टॉक 1100 है, कितना जी, कितना, तो मैंने बड़ी दफ़ा आपको बताया कि फार्मूला तब लगाना है जब आई कैप ने कोई वैल्यू ना दी हो। अगर वो दे दें तो उनकी बात सच माननी है चाहे वो गलत भी हो। अब इस सिचुएशन में हम क्या मानेंगे, एवरेज स्टॉक क्या है 1100 है, 1250 नहीं मानेंगे, ठीक हो गया जी। और अगर नहीं बताते तो फिर हम खुद फार्मूला लगाते तो कितना आता, 1250। अच्छा, ये फार्मूला अननेसेसरी होल्डिंग कॉस्ट पे अलर्ट करता है कि भाई इससे ज़्यादा यूनिट्स ना मंगवाओ। और फिर एक और फार्मूला पांचवा है, जिसका फार्मूला तो पहले ही हमने पढ़ लिया, लेकिन उसे कहते हैं मिनिमम लेवल। क्या कहते हैं, मिनिमम लेवल का फार्मूला सेम सेफ्टी स्टॉक वाला, कौन सा, ये वाला, लेकिन उसको अलहदा से अगर पूछ ले तो आपने उसे मिनिमम लेवल कहना है, उसे सेफ्टी स्टॉक नहीं कहना। मैं लिख देता हूँ सेम एज सेफ्टी स्टॉक। तो कुछ एक दो एग्जांपल्स जो हमारी कंप्रीहेंसिव में है वही देख लेना, क्योंकि पुराने पेपर में बहुत कम आया ये टॉपिक, तकरीबन नहीं आया, थोड़ा। ज़्यादातर इस पेपर इस चैप्टर से हमेशा क्या आता है, EOQ, और उसका कंपैरिजन डिस्काउंट के साथ या एग्जिस्टिंग क्वांटिटी के साथ, ठीक है। यानी रीऑर्डर क्वांटिटी वाला आता है ज़्यादा, जिसमें रेलेवेंट कॉस्ट क्या होती है, अप्लाई होती है। मिनिमम लेवल का फार्मूला सेम एज सेफ्टी स्टॉक, वही रीऑर्डर लेवल एट सर्टेन कंडीशन और अनसर्टेन कंडीशन। अच्छा, इन फार्मूलों में एक हमने प्रोबेबिलिटी वाला भी पढ़ा था, क्या पढ़ा था, उसका लिंक रीऑर्डर लेवल से था, किससे था, वो कहता है जी आपको जब अनसर्टेनिटी होती है, क्या होती है, तो फिर आप चांसेस अटैच करते हैं प्रोबेबिलिटी साथ। आपको लग रहा है कि मेरा यूजेज 1000 भी हो सकता है, आपको लग रहा है 1200 भी हो सकता है, आपको लगता है 1400 भी हो सकता है, तो आप कहते हैं जी 1000 तक यूज़ हो जाएंगे उसके चांस 10% है, कितने परसेंट है, 1200 हो जाएंगे उसके चांस 40% है, 1400 हो जाएंगे उसके चांस 20% है। प्रोबेबिलिटी हमेशा परसेंटेज में 100 होती है और वैसे 1 होती है, क्या होती है, तो 100% में बात करूँगा, 100 पे आके बात ख़त्म हो जाएगी। अब जब डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ होंगे तो तब आपको वो पूछता है बताओ रीऑर्डर लेवल कितने पे सेट करें। जब आपकी कंजम्पशन या यूजेज के लेवल डिफरेंट हों तो रीऑर्डर लेवल आप ज़्यादा पे अगर सेट कर देते हैं कंजम्पशन से, तो फिर आपके पास क्या बचता है, सेफ्टी स्टॉक। और कई दफ़ा अगर रीऑर्डर लेवल्स आपका कम है और कंजम्पशन के चांसेस कुछ जगहों पे ज़्यादा भी हैं, तो वहाँ क्या हो जाएगा, सेफ्टी आपका स्टॉक आउट होगा, क्या होगा, स्टॉक आउट। ये देखो, अगर मैं कहूँ जी ये हमारा रीऑर्डर लेवल है, क्या जी, और हम कहते हैं 90 यूनिट्स पे सेट करना है, किस पे करना, किस पे, लेकिन हमारी जो एवरेज कंजम्पशन है उस पीरियड में, जो नॉर्मल कंजम्पशन हम यूज़ करते हैं वो 80 है, वो कितनी, तो ये 10 जो बचेगा ये क्या, सेफ्टी स्टॉक है, ये क्या, ऐसे ही है। लेकिन अगर मैं कहूँ जी रीऑर्डर लेवल आपने 90 पे सेट किया, किस पे किया, लेकिन आपकी एवरेज कंजम्पशन आपकी
100 यूनिट है, कितनी है जी? तो ये जो 10 का नेगेटिव आया ये क्या स्टॉक आउट है, ये क्या? अब वो आपको डिफरेंट ऑप्शन देता है, ये तो मैंने 1 और 2 ही किया ना, 3 4 5 दे देता है एक क्वेश्चन में, और कई जगह 2 भी दिए हैं। आपकी जो आपकी बुक में क्वेश्चन है उसमें 2 ही हैं, लेकिन जो आई कैप का एक का तो क्वेश्चन पीछे आया हुआ उसमें 4 5 लेवल्स भी हैं, जिनमें फिर आप हर एक में देखते हैं कि मुझे किस लेवल पे कितना स्टॉक आउट हो रहा है और कितना सेफ्टी स्टॉक आ रहा है। और इस वाले टॉपिक का मकसद ये होता है कि आपने मिनिमाइज करना है, क्या करना? मिनिमाइज द कॉस्ट ऑफ, किसकी कॉस्ट? 2 चीज़ों की, होल्डिंग कॉस्ट ऑफ सेफ्टी स्टॉक, किसकी जी? क्योंकि सेफ्टी स्टॉक ज़्यादा हो जाएगा तो होल्डिंग कॉस्ट भी ज़्यादा होगी। और दूसरा अपने आप को बचाना है आपने स्टॉक आउट से, किससे बचाना? स्टॉक आउट कॉस्ट, उससे भी बचना। तो जिस कम्बिनेशन पे ये दोनों कॉस्ट मिनिमाइज्ड होंगे आप उस कम्बिनेशन के बराबर वाला रीऑर्डर लेवल सेट करेंगे। क्या करेंगे? या कभी कई बार पूछ लेता है रीऑर्डर, कई दफ़ा कह देता है कितना सेफ्टी स्टॉक रखें, तो असल में वो रीऑर्डर लेवल ही की वजह से निकलता है सेफ्टी स्टॉक। तो रीऑर्डर लेवल पूछ ले ऑप्टिमम, ऑप्टिमम होता है जिसमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा है। यहाँ पूछ ले सेफ्टी स्टॉक, तो आपने सारे ऑप्शंस को वैल्यूएट करना। ये अगर मैं कहूँ ये फार्मूले तो सीधे साधे नहीं पूछता, ईओक्यू के बाद ये काफ़ी देर से नहीं पूछा उसने प्रोबेबिलिटी। तो एक पुराने पेपर का क्वेश्चन है, वो भी हमारे पेपर्स वाली कंप्रीहेंसिव एग्जाम्पल्स के अंदर ही है, और एक जब हम एग्जाम्पल्स पढ़ते हैं वहाँ भी है, तो उनको देखना। ये चैप्टर आपके पास है अभी? मैं आपको बता देता हूँ इसमें जो आपने इसको देख लेना और से, ताकि अगर कभी वो डाल दे हम इसको कर भी लें। लेकिन ज़्यादा चांसेस यहाँ फिर मैं कह रहा हूँ किसके हैं, प्रोबेबिलिटी वाले के नहीं है इतने जितने ईओक्यू के हैं। किसके हैं? ईओक्यू। आपकी नॉर्मल एग्जांपल 10 है और 11, कौन सी? बल्कि 10 भी नहीं, 11 है सिर्फ। कौन सी? नॉर्मल एग्जांपल 11। हाँ जी, नहीं सिर्फ 11। और फिर एग्जांपल 8 है कंप्रीहेंसिव एग्जांपल में, 8 एग्जांपल 8 का बी पार्ट है छोटा सा। और एग्जांपल 11 है, बस ये 3 जगहों पे आई। कंप्रीहेंसिव एग्जांपल 11, कंप्रीहेंसिव एग्जांपल 8 का बी पार्ट, और नॉर्मल एग्जांपल 11। बस इन तीनों को देख लेना, आई कैप ने भी इतनी दफ़े पूछा होगा, ठीक है। उससे ये तुमने अपना ऑब्जेक्टिव याद रखना है कि ये मिनिमाइज्ड द कॉस्ट ऑफ होल्डिंग, सॉरी मिनिमाइज द होल्डिंग कॉस्ट ऑफ सेफ्टी स्टॉक, और किसकी कॉस्ट को मिनिमाइज करना है? स्टॉक आउट कॉस्ट को। प्लस मैं इधर लिख देता हूँ जहाँ जिस कम्बिनेशन पे ये होगा वही आपका आंसर होगा। तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट में ये 2 असल में कॉन्सेप्ट बनते हैं। जो फार्मूले हैं वो तो आपको 5 याद हो जाने हैं। तीसरा कभी सीधा फार्मूले उसने पूछे कभी नहीं है, कभी पूछ ले तो रीऑर्डर लेवल सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसी के अंदर से निकला ये प्रोबेबिलिटी वाला भी टॉपिक। कौन सा? कि वो लेवल कहाँ, वो यूनिट्स कितने हैं जिस पे पहुँच के हमने नया ऑर्डर प्लेस करना है, ठीक है। तो इसको भी लूज़ ना कीजिएगा, छोटा सा चैप्टर है, क्वेश्चन आ गया, क्योंकि 40 से 45 नंबर 4 चैप्टर्स में से हैं। कौन कौन से? 13, 14, 15 और चैप्टर 2, ठीक है। तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट की भी अहमियत अपनी जगह। कोड कर लें, फिर हम चैप्टर 15 को थोड़ा सा देखते हैं। टॉपिक 3 क्लियर कर लें इस चैप्टर में। सिर्फ ईओक्यू यानी उसको लिखो रीऑर्डर क्वांटिटी, तो उसे को सिंपल फार्मूले जो आपको 5 बताए, और तीसरा आपका प्रोबेबिलिटी के साथ कौन सा डिसीजन लेना कि हम किस लेवल पे जाके रीऑर्डर लेवल सेट करें
जिस पे सेफ्टी स्टॉक की होल्डिंग कॉस्ट और स्टॉक आउट कॉस्ट क्या है, मिनिमाइज्ड है। ठीक हो गया। ये इन्वेंट्री मैनेजमेंट में 3 ही टॉपिक हैं, इससे ज़्यादा नहीं है। और क्लियर है। चलो साफ डिवीजन से नीचे नीचे हो। मुझे ऊपर बी लिखी है वो लिखे रहो। इन्वेंट्री मैनेजमेंट भी कर दो, खत्म हो। तैयारी साथ खुद भी स्टार्ट कर दी ना सब। वो जो मैंने आपको स्कीम बताई वो पूरे करके जाने हैं, जैसे भी हों, रात को जागें, सुबह वो क्वेश्चन अपने हाथ से निकालने हैं ज़रूर। या अगर आप उसमें कोई मार्जिन रखें वेरिएंस का तो थोड़ा हो कि अगर वो 100 क्वेश्चन बनते हैं तो सर हमने 20 चलो देख लिए थे, बाकी हमने 80 किए हैं, मैक्सिमम हाथ से निकालेंगे, फिर मुल्तान सुल्तान यानी रिजवान जैसे सुल्तान बन जाएंगे। अच्छा, अक्सर देख लो कि सीए में इस तरह होता है, टैलेंटेड बंदा, लाइक बंदा उसी ओवर कॉन्फिडेंस पे फंस जाता। जैसे रिसेंट हमारा सबका वैसे है फेवरेट ही है, बाबर आजम के साथ अजीब गरीब हरकत हो रही है। इतनी बुरे तरीके से वो मैच 7-8 हारा और रिजवान उतने ही प्यार से जीता। अब कंपैरिजन में देखें रिजवान और उसके कैलिबर में अभी भी फ़र्क है बहुत, वो जो क्लास उसकी है वो तो नहीं है। तो आप फिर कहेंगे आप क्लास, आपको एक यहाँ पे क्लासी का आपको आदत पड़ी है, अभी रिकॉर्डिंग हो रही, मैं बात नहीं करूँगा। अच्छा, ये जो, हाँ जी शुरू करें। डिसीजन मेकिंग टेक्निक्स, ये भी तकरीबन बड़ा इंपॉर्टेंट है, मुझे लग रहा है यहाँ से क्वेश्चन उसने डालना है इस दफ़ा ज़रूर। चैप्टर 15 कौन सा? जब डिसीजन मेकिंग आएगी रेलेवेंट कॉस्ट तो आएगी। सारे प्रिंसिपल्स यहाँ भी किसके अप्लाई होने हैं? रेलेवेंट कॉस्ट। और रेलेवेंट कॉस्ट के प्रिंसिपल्स अप्लाई होने के बाद यहाँ जो डिसीजंस हमारे सिलेबस में हैं वो कितने हैं? 4 हैं। कितने? 4। सबसे पहला लिमिटिंग फैक्टर एनालिसिस, कौन सा? अच्छा, इसमें हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होता है? मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। क्या होता है? थोड़ा सा रिकॉल अगर आप करें तो लिमिटिंग फैक्टर क्या होता है कि आपको कोई प्रोडक्शन रिसोर्स एक, कौन सा हमारे सिलेबस में है तो सिंगल है, सिंगल लिमिटिंग फैक्टर, लेकिन एक मुझे याद पड़ता है कंप्रीहेंसिव एग्जांपल 4 थी, कौन से थे? उसमें 2 थे, वो मैं बताता हूँ फिर उसमें हमने क्या साइंस लड़ाई थी। सिलेबस में भी एक ही है, आता भी ज़्यादा एक ही है, सिंगल लिमिटिंग फैक्टर। बाई चांस अगर 2 दे दे तो फिर क्या करना? जो सिंगल लिमिटिंग फैक्टर होता है उसमें आपका ऑब्जेक्टिव, उस क्वेश्चन को में क्या होता है? ऑब्जेक्टिव होता है मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। यानी अगर मटेरियल कम अवेलेबल है, लेबर आवर्स कम है, मशीन आवर्स कम है, ये प्रोडक्शन रिसोर्स होते हैं, कोई एक चीज़ कम होगी, तो आपने उस जो कम वाली चीज़ है उसे इस बेस्ट तरीके से यूज़ करना, यूटिलाइज़ करना कि आपका प्रॉफिट क्या हो? मैक्सिमम। क्योंकि ये डिसीजन मेकिंग है, रेलेवेंट कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट के ऊपर डिपेंड करती है। तो यहाँ प्रॉफिट की मैक्सिमाइजेशन से मुराद किसकी मैक्सिमाइजेशन है? कंट्रीब्यूशन की। किसकी? क्योंकि मार्जिनल कॉस्टिंग में कंट्रीब्यूशन को हम मैक्सिमम कर सकते हैं, फिक्स कॉस्ट तो अपनी जगह ही होती है, जो हम एक्चुअल लेते हैं या क्या लेते हैं? बजटेड, तो वो क्या आ जाता है? प्रॉफिट। तो हमने ये पढ़ा था 8 स्टेप्स के थ्रू। किसके थ्रू पढ़ा था? 8 स्टेप इसके हमने पढ़े थे लिमिटिंग फैक्टर एनालिसिस के। अगर आपको याद है तो अब मैं लिखता हूँ, आपने लिखवाने हैं। सबसे पहले राना साहब कौन से थे? सिंगल लिमिटिंग फैक्टर का, हाँ जी, आइडेंटिफाई
अच्छा ये भी सुन लो, शॉर्टकट भी है, कुछ क्वेश्चंस में बता देता खुद ही। क्या करता, कोई एक रिसोर्स के क्वांटिटी बता देता है, जी हमारे पास 1345 लेबर आर अवेलेबल है, हमारे पास 25,000 kg मटेरियल अवेलेबल है, हमारे पास 20,000 मशीन आर अवेलेबल हैं। तो वो आपको हिंट दे रहा होता है, फिर आपको कोई आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत नहीं है, आपने सिर्फ जो उसने दिया उसे क्या समझ लेना, लिमिटिंग फैक्टर। और अगर आपको कैलकुलेशन करवाए तो आपने पढ़ी हुई है, याद है ना, चीज़ों की डिमांड देता है आपको, और वो लिमिटिंग फैक्टर हर चीज़ पे कितना कितना लगता है वो भी दे देता। आप डिमांड को पर यूनिट रिक्वायरमेंट से ज़रब दे के जमा कर लेते हैं। अवेलेबल रिसोर्स क्या होता है, कम, और जो चाहिए आपको, सॉरी आपका अवेलेबल और किसका फ़र्क देखते हैं हम, कंजम्पशन का, जो मटेरियल कंज्यूम्ड होना और जो अवेलेबल है, दोनों का क्या होता है, फ़र्क। कंज्यूम्ड ज़्यादा होना होता है, अवेलेबल क्या होता है, कम होता। तो आप क्या लेते हैं, वो रिसोर्स हमारा लिमिटिंग फैक्टर में है, किस में। और अगर हमारा जो कंजम्पशन उस रिसोर्स की होनी है वो कम हो और अवेलेबल ज़्यादा हो, तो फिर वो लिमिटिंग फैक्टर नहीं है। कई दफ़ा दो का झांसा देता है, फिर हम चेक कर लेते हैं, जिसमें अवेलेबल कम हो वो लिमिटिंग फैक्टर है, जिसमें अवेलेबल कम ना हो वो लिमिटिंग फैक्टर नहीं है। इसके बाद हम क्या जो करते हैं, कंट्रीब्यूशन पर लिमिट, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालते हैं। क्या निकालते हैं, ऑफ ईच प्रोडक्ट, क्योंकि आपको मिक्स ऑफ प्रोडक्ट दी होती हैं एक से ज़्यादा, तो आप हर चीज़ की क्या निकाल लेते हैं, कंट्रीब्यूशन। और कंट्रीब्यूशन का फार्मूला क्या था, सेल्स लेस वेरिएबल कॉस्ट। फिर आप लिमिटिंग फैक्टर जो होता है तीसरे स्टेप में, रिक्वायर्ड पर यूनिट निकाल लेते हैं। हर प्रोडक्ट के ऊपर वो लिमिटिंग फैक्टर जो आपने आइडेंटिफाई कर लिया स्टेप 1 में, वो कितना कितना लगता है। और चौथे स्टेप में सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप आप निकालते हैं, कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर, जो स्टेप 2 को डिवाइड किससे करते हैं, स्टेप 3 से। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट को स्टेप 3 यानी लिमिटिंग फैक्टर रिक्वायर्ड क्वांटिटी से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, स्टेप 4। और स्टेप 4 की बेस पे क्या करते हैं, रैंकिंग। क्या करते हैं, यानी जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड इस तरह अलॉट करते हैं हर प्रोडक्ट को नंबर। स्टेप 4 में जो सबसे ज़्यादा आंसर आएगा वो फर्स्ट, जो उसके बाद आंसर आएगा वो क्या, सेकंड, उसके बाद आंसर आएगा वो क्या, थर्ड। मैं सपोज कर रहा हूँ 3 चीज़ें थी। उसके बाद फिर सबसे इम्पॉर्टेंट आप बनाते हैं ऑप्टिमम प्रोडक्शन प्लान। क्या बनाते हैं, यानी प्लान बेस्ड ऑन स्टेप 5। ये रैंकिंग के मुताबिक आप बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले लिमिटिंग फैक्टर किस पे लगाते हैं, फर्स्ट वाले प्रोडक्ट पे। अगर बच जाए तो किस पे लग जाता है, सेकेंड। और अगर बच जाए कुछ थोड़ा और तो कहाँ लग जाता है, थर्ड। लेकिन ये 100% कॉन्सेप्ट अपने जहन में रखना है कि अगर आपकी सारी चीज़ें पूरी बन रही हैं तो आप क्वेश्चन गलत कर रहे हैं, कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस करना है, क्योंकि आप तो खुद कह रहे हैं हमारा लिमिटिंग फैक्टर है। तो यहाँ तो कोई चीज़ पूरी नहीं बनेगी या कुछ यूनिट्स नहीं बनेंगे किसी के, आपकी डिमांड पूरी नहीं होगी। लेकिन आपने इस तरह बनानी है कि रैंकिंग वाइज चलना है, इसको बना लेना, अगर नहीं बनाना तो इसको ना बनाओ या इसको ना बनाओ। अगर बचता जा रहा है तो बनाते जाएं, सेक्रीफाइस थर्ड पे होगा, किस पे होगा। और अगर इधर ही ख़त्म हो गए तो फिर सेकंड थर्ड दोनों नहीं बनाने, किसको बनाना है, फर्स्ट को बनाना। ठीक हो गया। और जब ऑप्टिमम प्रोडक्शन प्लान बन जाए तो फिर आपने टोटल कंट्रीब्यूशन निकालनी। क्या निकालनी, बेस्ड ऑन स्टेप, क्या ये 7 था कि 6 था, 6, ये 6 ही था ना, 1 2 3 4 5 6, हाँ 6 था। प्रोडक्शन प्लान में जो यूनिट आपके आएंगे उसे ये स्टेप 2 से ज़रब दे देनी है। अगर मैं कहूँ ये वाला आ जाएगा स्टेप 6 मल्टीप्लाई बाय स्टेप 2, जो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है उसे यूनिट्स के साथ ज़रब देते हैं तो क्या आ जाएगी, टोटल कंट्रीब्यूशन। और 8वें स्टेप में अगर प्रॉफिट पूछ ले, क्या पूछ ले तो आपने स्टेप 7 जो आपने किया है उसमें से फिक्स कॉस्ट लेस कर देनी है। क्या लेस कर देनी, कौन सी फिक्स कॉस्ट, टोटल। और मार्जिनल कॉस्टिंग में फिक्स कॉस्ट कौन सी लेते हैं, एक्चुअल। कौन सी लेते हैं, एक्चुअल ना दी हो तो बजटेड को क्या ट्रीट करते हैं, एक्चुअल, लेकिन अब्जॉर्ब्ड नहीं लेनी। ठीक है, वो लेस करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्रॉफिट।
ये लिमिटिंग फैक्टर सिंगल के स्टेप थे। जितने भी क्वेश्चन हैं उन पे ये 8 अप्लाई करेंगे तो आपका आराम से क्वेश्चन हो जाएगा। हमेशा एक सिंगल लिमिटिंग फैक्टर यहाँ गिवन होगा या फिर आपको 2 देगा तो आप उसे पहले स्टेप में देख लेंगे उनमें से एक कौन सा। अच्छा, एक जो मैं कह रहा हूँ ना कम्प्रीहेंसिव एग्जाम्पल 4 आई थी, क्या आई थी? उसमें सिर्फ उसने 2 लिमिटिंग फैक्टर, दोनों ही कम थे, दोनों हमारी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर रहे थे। एक लेबर था, एक मटेरियल था। उसमें उसने क्या किया था, आपका ये जो स्टेप 4 है कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर दोनों पे निकाल लिया था। क्या किया था? लेकिन जब उस तरह का क्वेश्चन आएगा रैंकिंग सेम आएगी। क्या आएगी? 2 चीज़ें बना रहा था, दोनों में एक चीज़ फर्स्ट नंबर पे आई थी और दूसरी चीज़ किस पे आई थी? सेकंड नंबर पे। बात को समझ रहे हैं? रैंकिंग मैंने पर लेबर आर भी निकाल ली, मैंने पर केजी भी निकाल ली, क्योंकि 2 लिमिटिंग फैक्टर थे। लेकिन दोनों में रैंकिंग प्रोडक्ट वाइज क्या आई? सेम आई। प्रोडक्ट ए दूसरे नंबर पे आई और प्रोडक्ट बी किस पे आई? फर्स्ट नंबर पे। अच्छा, अब जो हुआ तो मैं इसका मतलब है रैंकिंग वाइज तो कोई फ़र्क नहीं आया, लेकिन फिर भी बाद में जब प्रोडक्शन प्लान बना तो मटेरियल थोड़ा ज़्यादा था, लेबर आर थोड़े क्या थे? कम थे। तो दोनों चीज़ें लग की चीज़ बननी थी, तो फिर जो कम वाला अवेलेबल था उसके मुताबिक प्रोडक्शन प्लान बनाया, क्योंकि हम मजबूर थे। अगर हम मटेरियल वाइज बनाते तो लेबर तो थोड़ा था। अगर लेबर से 500 यूनिट बन रहे हैं और मटेरियल से 600 बन रहे हैं तो हम क्या बना सकते हैं? 500 बना सकते हैं। तो फिर हमने प्रोडक्शन प्लान कम वाले जो जिससे यूनिट बनते हैं उसके मुताबिक बनाया। ठीक है, ये वो पर्टिकुलर क्वेश्चन मुझे याद है, उसमें सिर्फ ये सीन हुआ था। तो आपने उसको कह देना, अगर कभी पागल हो जाए आई कैप फिर तो स्टेप 4 दोनों पे लगा लेना, लेकिन उन क्वेश्चंस में रैंकिंग सेम आएगी। क्या आएगी? रैंकिंग सेम आएगी। जो प्रोडक्ट फर्स्ट पे आ रही है दोनों से फर्स्ट पे आएगी, जो सेकंड पे आ रही है दोनों पे क्या आएगी? सेकंड पे। प्रोडक्शन प्लान मिनिमाइज्ड वाले से बनेगा। किससे बनेगा? और सिंगल हो तो फिर तो ये आराम से हो जाता। दूसरा आपका यहाँ कौन सा ज़्यादा क्वेश्चन भी आपको इसी से आए हुए पुराने पेपर्स में। फिर आपका मेक और बाय डिसीजन कौन सा? ये हमने पढ़ा था 2 तरह से मूव करता है। कितने तरह से? एक होता है कि आपको कहता है नो लिमिटिंग फैक्टर, आपका कोई लिमिटिंग फैक्टर नहीं है, आप चाहें तो खुद बना ले चीज़, चाहें तो ख़रीद लें। अच्छा, अब अगर आप बिजनेसमैन हैं तो क्या करेंगे? अगर तो बाज़ार से आप जैसी चीज़ सस्ती बन के आपको मिल जाएगी, आप अपना लोगो लगा के बेच सकते हैं, तो फिर तो बनवा लें आप। और अगर आप ख़ुद बनाते हैं तो सस्ती बनती है तो क्या कर लें? खुद बना लें, फिर ना ख़रीदें। तो ये वाला डिसीजन तो बहुत आसान है। मेक कॉस्ट, कौन सी कॉस्ट? और बाइंग कॉस्ट, इन दोनों को हम क्या कर लेते हैं? कंपेयर। देखिए, जब मेक कॉस्ट लेंगे तो कौन से प्रिंसिपल अप्लाई होंगे? रेलेवेंट कॉस्ट। सिर्फ रेलेवेंट कॉस्ट आएगी मेक कॉस्ट में, यानी वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट। कौन से? फिक्स्ड ओवरहेड अब्जॉर्ब्ड इसमें नहीं आएंगे। हाँ, अगर इंक्रीमेंटल फिक्स कॉस्ट हुई तो वो आ सकती है। क्लियर है? देखो, जितनी डिसीजन मेकिंग है ऊपर मैंने यहाँ भी लिख दिया रेलेवेंट कॉस्ट, वो तो याद रखनी है। तो मेक कॉस्ट में भी क्या आएगी? रेलेवेंट कॉस्ट के प्रिंसिपल्स के मुताबिक, यानी मटेरियल आ जाएगा लेबर भी नॉर्मली वेरिएबल होता है और वेरिएबल ओवरहेड आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे? और अगर कोई इंक्रीमेंटल फिक्स कॉस्ट हुई तो वो भी आ जाएगी, लेकिन फिक्स ओवरहेड अब्जॉर्ब्ड नहीं आएंगे। अब इन दोनों के कंपैरिजन में जहाँ फ़ायदा हुआ, अगर ये 10 का बनता है, 12 का हम खरीदते हैं, तो 2 रुपये कहाँ फ़ायदा हो रहा? मेक में। ऐसे ही है ना? तो डिसीजन क्या होगा? मेक कर लो। क्या कर लो? और अगर हो जी मेक 12 का हो रहा है, बाहर से 10 का आ रहा है, तो क्या कहते हैं कि बाई कर लो। क्या कर लो? तो ये डिसीजन बहुत आसान है जहाँ लिमिटिंग फैक्टर नहीं है। अच्छा, एक और काम हो जाता है, मैंने तब भी बताया था, आई के अपने नहीं बताया हुआ था, कि अगर आप बाई करते हैं, क्या करते हैं? तो मेक की कैपेसिटी स्पेयर हो जाती है। क्या हो जाती है? आप तो अब ख़रीद रहे हैं, अब अगर इस सूरत में हम ख़रीदते हैं 2 रुपये, हमारा क्या हो रही है? बचत हो रही है। किस में? ख़रीदने पे। अगर ये नुकसान हो रहा होता, क्या हो रहा होता? नुकसान। लेकिन साथ ये भी लिखा होता कि अगर तुम ख़रीद लोगे तो उस कैपेसिटी से एक नई चीज़ बन जाएगी। क्या बन जाएगी? नई चीज़ बन जाएगी, और वहाँ पर यूनिट 5 रुपये फ़ायदा होगा। कितना फ़ायदा होगा? अब 2 रुपये का नुकसान, 5 का फ़ायदा, नेट करके फ़ायदा कितना हुआ? 3 का। तो फिर भी तुम बाई करोगे। क्या करोगे? ये देखो, आपको 2 का नुकसान हुआ, लेकिन उसी मटेरियल लेबर से जो फजूल पड़ा हुआ एक चीज़ बनी, उसने कितना फ़ायदा दिया? 5।
तो आपको फ़ायदा ज़्यादा होगा, नुकसान क्या होगा, कम। अब भी क्या करना चाहिए, बाय करना चाहिए। लेकिन ये तब करना है जब क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन देगा। क्या देगा, इंफॉर्मेशन देगा कि एक और चीज़ बनी, उस पर इतने पैसे आएंगे। अगर कुछ नहीं कहेगा तो सीधा सीधा क्या है, मेक कॉस्ट कम है तो मेक कर लो, बाय कॉस्ट कम है तो क्या कर लो, बाय कर लो। अगर आपके फैक्टर क्या है, कोई लिमिटिंग फैक्टर नहीं, रिसोर्सेज सारे आपके पास अवेलेबल है। दूसरा है कि सिंगल लिमिटिंग फैक्टर यहाँ भी होता है। कौन सा जो, अच्छा, जब सिंगल लिमिटिंग फैक्टर था मैंने 9 स्टेप बताए थे। कितने बताए थे, आप सब ने लिखे हैं वो क्या थे कि आपने फिर पहले आइडेंटिफाई करना लिमिटिंग फैक्टर, क्या करना। अच्छा, उस डिसीजन में आप क्या, आपका कॉन्सेप्ट अजम्पशन क्या होता है कि खुद बनाने में फ़ायदा है। किस में फ़ायदा, वो आप वैसे कॉमन सेंस सोचें, जब कोई आपको बेचता है तो प्रॉफिट भी शामिल करता है, क्या करता, लेकिन आप तो अपनी चीज़ कॉस्ट पे लेते हैं। किस पे लेते हैं, फिर वो अपनी सेलिंग कॉस्ट, एडवर्टीजमेंट के खर्चे भी कवर कर रहा होता। तो जिस बाहर वाले बंदे की चीज़ महंगी है, आप जो खुद बनाते हैं वो क्या, सस्ती है। लेकिन मजबूरन क्योंकि आपका फैक्टर लिमिटिंग है, क्या, तो आपको मजबूरन कुछ ना कुछ ख़रीदना पड़ता ही है। तो डिसीजन क्या हो जाता है, विच प्रोडक्ट शुड बी बॉट एंड विच प्रोडक्ट शुड बी मैन्युफैक्चर्ड। तो पहले तो आप कहते हैं 100% कोशिश करते हैं बना ही लें, मजबूरन क्योंकि नहीं पूरा बनना, आपका लिमिटिंग फैक्टर है, तो जो बच जाएगा वो क्या कर लेंगे, ख़रीद लेंगे। अच्छा, सिंपल लिमिटिंग फैक्टर, उसमें फ़र्क क्या है कि वहाँ हम कहते हैं जो नहीं बना ना सही, जो नहीं बना ना सही हम ख़रीदेंगे नहीं। लेकिन अगर इधर आ जाएं तो सिर्फ एक स्टेप आगे करते हैं कि जो नहीं बना वो ख़रीद लेते हैं। तो मेक और बाय का लिमिटिंग फैक्टर और नॉर्मल लिमिटिंग फैक्टर में कोई इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है। तो जब आप कहते हैं जी हम चलो नहीं जो बना वो ख़रीद लेंगे, तो स्टेप कितने थे, 9 थे। सबसे पहले आप करते थे आइडेंटिफाई लिमिटिंग फैक्टर जो सिंगल होगा, उसके बाद आप कैलकुलेट करते थे बाइंग कॉस्ट। क्या करते थे, वो कोई कैलकुलेट नहीं दी होती है कि बायर हमें कहता है सॉरी सप्लायर इतनी इतनी की चीज़ हम दे देंगे। उसके बाद जो आपको कैलकुलेट करनी पड़ती है मेक कॉस्ट। कौन सी कॉस्ट, तीसरे स्टेप में आप कैलकुलेट करते हैं इंटरनल मैन्युफैक्चरिंग मेक कॉस्ट, किन प्रिंसिपल्स के मुताबिक, रेलेवेंट कॉस्ट के मुताबिक। चौथे स्टेप में आप लगाते हैं स्टेप 2 माइनस स्टेप 3, क्योंकि बाइंग कॉस्ट अगर 12 रुपये है तो इंटरनल कितनी होती है, 10 होती है। तो जितनी बाइंग कॉस्ट ज़्यादा हर प्रोडक्ट की आप वो निकाल लेते हैं स्टेप 4 में, उसे कहते हैं एक्स्ट्रा बाइंग कॉस्ट। क्या कहते हैं, और फिर 5वें स्टेप में आप लिमिटिंग फैक्टर निकालते हैं। क्या निकालते हैं, लिमिटिंग फैक्टर हर एक यूनिट पे कितना लगता है। और छठे स्टेप में फिर उस लिमिटिंग फैक्टर को डिवाइड करते हैं उस एक्स्ट्रा बाइंग कॉस्ट से। किससे करते हैं, तो वो आ जाती है एक्स्ट्रा बाइंग पर लिमिटिंग फैक्टर। जैसे यहाँ आ गई ना कंट्रीब्यूशन पर, तो वो जो एक्स्ट्रा बाइंग पर लिमिटिंग फैक्टर आएगी उसकी बेस पे होती है रैंकिंग। क्या होती है, जिसका आंसर ज़्यादा आता है वही रैंकिंग में फर्स्ट सेकंड थर्ड। उसका मतलब होता है आप पहले किसको बनाएंगे फिर किसको बनाएंगे, और जो बच जाएगा उसे क्या करेंगे, ख़रीदेंगे। एक्स्ट्रा बाइंग कॉस्ट पर लिमिटिंग फैक्टर, ठीक है, उसे बनाएंगे और फिर ऐसे आगे सेकंड थर्ड सब कुछ चलाएंगे। ठीक हो गया जी। तो उसके बाद वो उन क्वेश्चन में पूछता है एंड पे टोटल कॉस्ट बताओ। यहाँ पूछता है टोटल कंट्रीब्यूशन, क्या पूछता, तो आप परचेज़ कॉस्ट और जितने यूनिट आपके प्रोडक्शन प्लान में बनते हैं खुद उनसे ज़रब दे देते हैं, जो बाई करना पड़ता है उसे किससे ज़रब देते हैं, बाइंग कॉस्ट से, दोनों को जमा कर लेते हैं। अब देखें, अगर मुझे ए बी सी 3 चीज़ें थी, उनमें सी के 20,000 यूनिट नहीं बने, क्या नहीं बने, वो मैंने ख़रीदने हैं, तो उन 20,000 को बाइंग कॉस्ट से ज़रब दे दूँगा, और जो ए बी सी बन गए हैं उन्हें किससे ज़रब दे दूँगा, मेक कॉस्ट से। तो दोनों जमा होकर क्या बन जाएगी, टोटल कॉस्ट। तो वहाँ भी प्रोडक्शन प्लान बनना है, लेकिन वहाँ प्रोडक्शन प्लान के बाद टोटल कंट्रीब्यूशन नहीं आनी, क्या आनी है, टोटल कॉस्ट। क्या आनी है, तो वो भी 8-9 स्टेप बनते हैं, आपने लिखे होंगे। उनसे क्या हो जाता है, मेक और बाय का सिंगल लिमिटिंग फैक्टर पुराने क्वेश्चन में ज़्यादातर इन्हें मिक्स करता है। नॉर्मल लिमिटिंग फैक्टर को किसको करता है, मेक और बाय को मिक्स कर देता। आपका 8 वाला एक क्वेश्चन पर 10 है, वो ज़रूर करना कंप्रीहेंसिव में, यानी वो ट्विस्ट मारता है कि आप कहाँ पे थे, नॉर्मल लिमिटिंग फैक्टर में, लेकिन आपने कहा जी हम चीज़ खरीद भी सकते हैं, क्या कर सकते हैं। और फिर नॉर्मल लिमिटिंग फैक्टर में एक और कहानी थी कि अगर आपको कंफर्म ऑर्डर आ जाए, क्या आ जाए, या को आपने कोई डिसीजन ले लिया मैनेजमेंट ने कि हमने मिनिमम हर चीज़ बनानी है, तो फिर मैनेजमेंट का डिसीजन या कंफर्म ऑर्डर पहले पूरा होगा, रैंकिंग के मुताबिक चीज़ें क्या बनेंगी बाद में, ऐसे ही लिखा हो। तो वो भी, उसको भी याद रखना है। और मेक और बाय और नॉर्मल लिमिटिंग का आपस में लिंक है, इसको भी याद रखना। और ज़्यादातर क्वेश्चन पुराने पेपर में इन दो से आए हुए हैं, मेक और बाय से या लिमिटिंग फैक्टर से।
पिछले 1-2 दफ़ा से वो शट डाउन डाल रहा है। क्या डाल रहा? 2 अटैम्प्ट हो गई, या रिसेंट में भी शट डाउन आया, उससे पहले भी शट डाउन आया। ये तीसरा डिसीजन है। कौन सा? तीसरा डिसीजन। ये वो कहता है कि जी कोई प्रोडक्ट अगर आप बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो आपको नुकसान दे रही है, या कोई डिपार्टमेंट आप चला रहे हैं, तो उसको बंद करते हैं। क्या करते हैं? लेकिन बंद करने से पहले, फैसला करने से पहले एक फार्मूला लगाएं कि जो आप प्रोडक्ट नहीं बनाएंगे उससे कंट्रीब्यूशन आप कितनी कमा रहे थे। तो आपको कंट्रीब्यूशन का लॉस होगा। किसका लॉस होगा? अगर 500 रुपये कंट्रीब्यूशन कमा रहे थे हम 1 यूनिट पे, तो उसका क्या होगा? लॉस। फिर वो कहते हैं अगर इसके साथ कोई डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल फिक्स कॉस्ट अटैच थी। क्या अटैच थी? यानी ये प्रोडक्ट बनती थी तो वो इनकर होती थी, लेकिन अब क्योंकि अब नहीं बनाएंगे तो वो सेव हो जाएगी। उसकी क्या आएगी? सेविंग। क्या आएगी? अगर 400 थी तो फिक्स कॉस्ट 400 से बच जाएगी, 500 की कंट्रीब्यूशन का क्या होगा? लॉस। अब 100 का अल्टीमेट क्या? हमें नुकसान हुआ है। हमें चाहिए ये प्रोडक्ट बनाते रहें, हमें डिलीट या शट डाउन नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर शट डाउन कर देंगे तो 100 का नुकसान ना। फ़ायदा कंट्रीब्यूशन 500 का, नुकसान सेविंग कितनी? 400। और अगर हम कहें जी 500 का कंट्रीब्यूशन का लॉस होगा, लेकिन फ़िक्स कॉस्ट 600 से बच जाएगी। कितने से बच जाएगी? तो अब 100 का फ़ायदा, अब हमें कहना चाहिए शट डाउन कर देना चाहिए। क्या कर देना चाहिए? शट डाउन। अब क्योंकि आई कैप है, रिसेंट अटैम्प्ट देखिएगा मैंने, उसमें क्वेश्चन, उसमें फिर वो सिनेरियो आगे ले जाता कि ठीक है शट डाउन करोगे तो उससे मजदूर आपके ट्रेंड छोड़ जाएंगे, वहाँ इतना नुकसान होगा, फलाना, वो रेलेवेंट कॉस्ट में ले जाता। तो आगे तक ले जाए तो सारे सिनेरियो में रेलेवेंट कॉस्ट कैलकुलेट करके फिर कंपेयर करना कि शट डाउन करना बेहतर है या शट डाउन करना नहीं बेहतर। आजकल इन बारे में एक क्वेश्चन आया था जिसमें वो कहता था ऑन फिजिकल नहीं बिक रहा तो ऑनलाइन की ऑप्शन है, एक है शट डाउन कर दो। तो फिर वो ऑनलाइन मार्केट के थ्रू भी बेचने को देखना है कि वहाँ फ़ायदा हो सकता है, ख़त्म कर दें तो फ़ायदा है, या ऑनलाइन में चले जाएँ फ़ायदा है। फिर वो 3 ऑप्शन हो जाने थे कि यहाँ जिस तरह बना रहे हैं वैसे ही बनाते रहें। तो सिनेरियो जैसे भी डिफरेंट करेगा, डिसीजन मेकिंग में कॉस्ट निकालने के तरीके क्या हैं? सेम है। और वो कौन सी है? रेलेवेंट कॉस्ट। बेसिक ये 2 लाइनों का डिसीजन है। कंट्रीब्यूशन लॉस को किससे कंपेयर करना है? डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल फिक्स्ड कॉस्ट। और आपका चौथा डिसीजन आखिरी कौन सा जी? ज्वाइंट प्रोडक्ट्स का। किसका? हाँ जी, प्रोसेस कॉस्ट के अंदर जो ज्वाइंट प्रोडक्ट्स बनती हैं, क्या बनती हैं? वो किसी कॉमन प्रोसेस से बन के निकल आती हैं। कहाँ से निकल आती हैं? कॉमन। और तब तक वो कंबाइन होती हैं, फिर उनकी सेपरेशन होती है। उस पॉइंट को कहते हैं पॉइंट ऑफ सेपरेशन। क्या कहते हैं? या उसे कहते हैं पॉइंट ऑफ स्प्लिट ऑफ। क्या कहते हैं? इस पे आपको 2 काम करते हैं। आपको सेल्स वैल्यू दे देता। क्या दे देता? उसे कहता है सेल्स वैल्यू एट पॉइंट ऑफ स्प्लिट ऑफ। और एक आपको कह देता है जी फर्दर प्रोसेस कर लो। क्या कर लो? और फर्दर प्रोसेस में 2 चीज़ें दे देता है। फर्दर प्रोसेस के बाद की सेलिंग प्राइस और फर्दर कॉस्ट उस पर जितनी आएगी। क्या आएगी? अब आपसे डिसीजन ये लेता है कि बताओ ये जो कॉमन प्रोसेस से इकट्ठी चीज़ें बन के निकली हैं, इनको फर्दर प्रोसेस करें या इन्हें पॉइंट ऑफ सेपरेशन पे बेच दें। कहाँ बेच दें? आपने पिछले वाले ज्वाइंट प्रोडक्ट को कैसे बना, प्रोसेस में क्या क्या हुआ, वो चैप्टर 7 का कॉन्सेप्ट है। किसका कॉन्सेप्ट है? उसको इस डिसीजन मेकिंग में नहीं ले गया। जो कुछ भी हुआ भाड़ में जाए, हमने यहाँ से शुरू करना पॉइंट ऑफ सेपरेशन से। तो हमें सिर्फ किसको देखना? सेल वैल्यू एट पॉइंट ऑफ सेपरेट ऑफ। कॉमन प्रोसेस की किसी कॉस्ट से हमारा लेना देना नहीं, वो पास्ट कॉस्ट है। वो कौन सी कॉस्ट है? और डिसीजन मेकिंग में पास्ट कॉस्ट क्या होती है? संक, इररेलेवेंट होती है। अच्छा, अगर वो कहता है जी प्रोडक्ट ए को अगर आप बेच दें यहाँ तो 10 पर यूनिट बिकती है। कितने की बिकती है? और अगर उसे फर्दर प्रोसेस करके प्रोडक्ट ए को ए प्लस बना लें, क्या बना लें, तो वो 20 रुपये की बिक जाएगी। कितने की बिक जाएगी? लेकिन उस 20 की बेचने के लिए आपको 5 रुपये खर्चा भी करना पड़ेगा। कितना खर्चा करना पड़ेगा? बल्कि कह दे 8 रुपये करना पड़ेगा। कितना? लेकिन उस 8 के अंदर उसने 3 रुपये अब्जॉर्ब्ड फिक्स ओवरहेड भी शामिल किए होते हैं। कितने किए होते हैं? तो हम तो कहते हैं हर काम रेलेवेंट कॉस्ट से होना है। किससे होना? तो रेलेवेंट कॉस्ट तो फिक्स कॉस्ट अब्जॉर्ब को नहीं मानती। हम 3 रुपये पहले लेस करते। रेलेवेंट फर्दर कॉस्ट कितनी थी? 5।
वो लेस करते वो कितनी आती है 15। एक जगह आप 15 रुपये कमा सकते हैं, एक जगह 10 रुपये कमा सकते हैं, ज़्यादा फ़ायदा क्या है 15। तो आप क्या कहेंगे फर्दर प्रोसेस करना चाहिए, क्योंकि फर्दर प्रोसेस करने के बाद वो कितने की बिकेगी 20 की, और रेलेवेंट फर्दर कॉस्ट कितनी आएगी 5। तो ये कितना कमाएंगे हम 15, और अगर वैसे ही बेच देते तो कितना कमाते 10। तो सिंपल सा ये 2 लाइनों का क्वेश्चन है कि आफ्टर फर्दर प्रोसेस करके बेच के नेट फ़ायदा जो हो रहा है वहाँ नेट फ़ायदा है, क्योंकि वहाँ फर्दर कॉस्ट भी आनी है, या स्प्लिट ऑफ पे बेच के जो सेल वैल्यू है वो कमाल है। तो विच एवर इज़ हायर वही हमारा क्या होगा डिसीजन होगा। ठीक हो गया। अच्छा, अब आप ग्रुप में सारे हैं, और उसमें मैं आपको एक फाइनल एडवाइस वहाँ दूंगा कोई 1-2 दिन बाद, 3 दिन आप तैयारी कर लें, और इन चीज़ों को अच्छी तरह जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उनको चलाएं। प्रोसेस कॉस्ट और वेरिएंस का वहाँ पीछे ख्याल रखना, और इन 4 चैप्टर्स का, तो तकरीबन पास होने के चांसेस बहुत ज़्यादा, क्योंकि उनमें से भी क्वेश्चन आना ही आना है, इनमें से भी आना ही आना। तो अगर 3-4 क्वेश्चन 60 नंबर के 50 नंबर के सही हो जाएँ तो फिर फेल होना नामुमकिन है तकरीबन। इनको करना है आपने अच्छी तरह। ठीक हो गया जी। 13, 14, 15 और चैप्टर नंबर 2, और आपका 7, 8 जॉइंट और बाई प्रोडक्ट वाला, और वेरिएंस वाला 11 वाला। ठीक है जी। तो बाकी भी करने हैं सारे, उनकी भी स्कीम बताइए, इनको प्रायोरिटी पे करना है, इनकी कोई चीज़ नहीं छोड़नी, ताकि पेपर आपका इंशाल्लाह पास हो। तो ठीक है जी, आज के लिए काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच।